ठीक है चलो अभी यहाँ पे ध्यान दोस्तों, एस नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिवाइज कर रहे हैं। एस नंबर 10 नाम क्या है, बंद कर दो, कोई देखना मत वहां पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसका नाम है, सबसे पहले बताया गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो चीज है जो हेल्ड फॉर यूज है, किसके यूज के लिए, फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्या बात है, और रेंटल और एडमिन पर्पस, वेरी गुड, एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, परफेक्ट। तो ये बन जाएगा पीपी। इसमें बोला था एडमिन पर्पस का स्कोप क्या है, वाइडर स्कोप है, बिजनेस पर्पस सारे वो इंक्लूड कर लेगा उसमें ही। इसके साथ बोला था ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वगैरह में क्या क्या आएगा, तो ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए अगर वो पीपी का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको क्या मान लोगे, पीपी, मतलब एस 10 में फॉल करेगा, नहीं तो एस 2 में। क्या बात है, क्या बात है। एक्सक्लूजन्स, एक्सक्लूजन में दो एक्सक्लूजन्स, बायोलॉजिकल एसेट और वेस्टिंग एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स मतलब एनिमल्स और प्लांट्स, पर बायोलॉजिकल एसेट्स में एक एक्सेप्ट कर दिया, बेरर प्लांट्स को एक्सेप्शन कर दिया यहाँ पे। पर बेरर प्लांट्स होते क्या है बताओ, 3 कंडीशन, 2 तो लगभग सेम है, 2 में क्या था, एक्सपेक्ट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और दूसरा एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स। पर तीसरा वाला नया कंडीशन क्या था, has remote likelihood of being sold as agriculture produce except for incidental scrap sales, तो वो बन जाएगा बेरर प्लांट। तो बेरर प्लांट पीपी है या नहीं है, है, ठीक है, बेरर प्लांट पीपी है, एक्सक्लूजन का एक्सेप्शन है, मतलब बेरर प्लांट पीपी बन जाएगा। तो दूसरा एक्सेप्शन था अपना वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स एस नंबर 10 में नहीं आएगा। तो ये सारे एक्सक्लूजन थे। इसके बाद देखा था, ठीक है पीपी है, समझ गए, पीपी है मान लिया, तो बताओ पीपी को रिकॉग्नाइज कब करोगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा हो तो, और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये 2 चीजें अगर है तो एसेट है तुम्हारा, एसेट है तो उसको एसेट के तरह रिकॉग्नाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें और 2 पॉइंट्स दिए थे जो अपन ने नीचे लिखे हुए, क्या 2 पॉइंट्स है इसमें, लिखा है कि इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम्स अगर है, जैसे टूल्स, डाइज, मोल्ड्स, अगर ऐसे आइटम्स है इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट, छोटे छोटे, पर इनको तुम क्या कर सकते हो, इकट्ठा करके एक एसेट दिखा सकते हो। जैसे तुम पहले से 11 से भी तुमने एक एसेट का नाम देखा होगा, लूज टूल्स, है ना, तो वो टूल्स है, एक इकट्ठा एक ही एसेट है, भले वो अलग अलग है, इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट है। तो ये एक था। दूसरा, अगर इमटेरियल एक्सपेंस है तो एक्सपेंस आउट कर सकते हो, ये एस फॉलो करने की जरूरत नहीं, उसको पीएनएल में डाल देना, ठीक है। तो ये सब था अपना फर्स्ट पेज वाला। नेक्स्ट अगले पेज पे जब बढ़े थे तो देखा था क्या, कॉस्ट, कॉस्ट में क्या क्या इनकर होगा। एक तो इनिशियल कॉस्ट है और सब्सिक्वेंट कॉस्ट है। तो इनिशियल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो इनिशियल कॉस्ट में परचेस प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और डीकमीशनिंग, ये सब था। परचेस प्राइस में क्या आएगा, ड्यूटीज, टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल वाले, ट्रेड डिस्काउंट्स होगा तो माइनस कर दो। फिर इसके बाद देखा था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा क्या होता है, लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए। कौन से लोकेशन एंड कंडीशन, जो मैनेजमेंट को चाहिए, जो इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट है, वो लोकेशन कंडीशन पे आ जाए तो वो बन जाएगा तुम्हारा पीपीई का डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा वहां तक का। तो इसमें देखा था एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगा, साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी आ जाएगा, प्रोफेशनल फीस आ जाएगा और इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाएगा, परफेक्ट। टेस्टिंग का कॉस्ट भी आ जाएगा, टेस्टिंग में अगर कुछ प्रोसीड्स मिल रहे हो तो वो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये सब कॉस्ट का पार्ट देखा था। इसके अलावा डीकमीशनिंग वगैरह भी था, पर एक्सक्लूजन्स में देखे थे क्या, 4 मेजर एक्सक्लूजन्स है। 4 एक्सक्लूजन्स में इनॉग्रेशन कॉस्ट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बोला था मैंने, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च मतलब इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और फैसिलिटी। इसके बाद तीसरा शिफ्टिंग, शिफ्टिंग वाला खर्चा, और चौथा जनरल एंड एडमिन ओवरहेड्स, जनरल एंड एडमिन ओवरहेड्स। तो ये 4 चीजें कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने वाली। और इसी के साथ और कुछ चीजें भी बोल दी कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा नहीं है तो उसको लेना मत कॉस्ट में। तो उसमें था इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, फुल कैपेसिटी तक लाने का खर्चा, अगर फुल कैपेसिटी तक उसकी है वहां तक लाने का खर्चा जो भी होगा, और दूसरा रिलोकेशन का कॉस्ट। तो ये सब कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने वाला, ये बोल दिया। पर ये चार्ट के ऊपर एक चीज बोली थी, इनिशियली किस पे मेजर करेंगे, कॉस्ट, वो लाइन जरूरी थी।
an item of PP that qualifies the recognition criteria should be initially measured at cost. इनिशियली फेयर वैल्यू पे मेजर करने का ऑप्शन दिया क्या? नहीं दिया है. इनिशियली वो ऑप्शन दिया ही नहीं, कॉस्ट पे ही मेजर करना है शुरू में, बाद में ऑप्शन दिया है, सब्सिक्वेंट में ऑप्शन है रिवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल. ठीक है, तो ये सब कॉस्ट का पार्ट था. अभी हो सकता है पीपी बनाते बनाते इनकम हो जाए, तो इनकम का क्या करोगे? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम होगा तो कॉस्ट से माइनस कर दो, पर नहीं होगा तो पेनल में डाल दो. ठीक है, सिंपल. तो इसके बाद आगे बढ़े थे, देखा था कि पीपी एक्सचेंज में भी अक्वायर कर सकते हो. तो एक्सचेंज में मतलब मैंने पीपी लेने के बदले में एक एसेट ही दिया है, तो अभी किस पे रिकॉर्ड करेंगे उसके पहले देखना पड़ेगा कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है. कमर्शियल सब्सटेंस होगा तो जो एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू, और अगर नहीं पता हो तो जो मिला है एसेट उसकी फेयर वैल्यू, दोनों की फेयर वैल्यू नहीं पता हो तो WDV. ठीक है, WDV. ठीक है, WDV तीसरा. और इसके बाद तक कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है तो WDV पे. पर कमर्शियल सब्सटेंस कब नहीं रहेगा? जब बिफोर एंड आफ्टर मेरा पोजीशन सेम है, मतलब वो एसेट आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैश फ्लोज रिस्क सब कुछ सेम है, तो कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है. ठीक है, तो उस केस में WDV पे रिकॉर्ड हो जाएगा. इसके आगे देखा था सब्सिक्वेंट कॉस्ट. सब्सिक्वेंट कॉस्ट में 3 मेजर कॉस्ट है. सब्सिक्वेंट कॉस्ट में एक है डे टू डे रिपेयर्स. डे टू डे रिपेयर्स का क्या करोगे? एक्सपेंस आउट टू PNL, वो PNL में डाल दोगे. पर इसके बाद देखा था जो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स है, ये खर्चे का क्या करोगे? डी रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन सिंपल. अगर कोई पार्ट पड़ा हो कॉस्ट में तो उसको पहले क्या करोगे? डी रिकॉग्नाइज, और नए कॉस्ट को क्या करोगे? ऐड करोगे. इसको बोलते हैं डी रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन अकाउंटिंग. इसके बाद मेजर इंस्पेक्शन के लिए भी सेम, मेजर इंस्पेक्शन के लिए भी सेम प्रोविजन लगता है. अगर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट में कुछ पड़ा हो तो उसको डी रिकॉग्नाइज कर देना, और अगर नया इंस्पेक्शन का कॉस्ट ऐड कर देना. तो ये था सब्सिक्वेंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट. सब्सिक्वेंट कॉस्ट के बाद देखा था कि इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद क्या करोगे. ठीक है, ये कॉस्ट का पार्ट यहाँ पे देख लिया. अभी कॉस्ट का पार्ट देखने के बाद ये समझना जरूरी था, ठीक है मैंने इनिशियली तो कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर लिया, बाद में क्या करूं? मेरे पास 2 ऑप्शन है. कौन से 2 ऑप्शन? कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल. लगा सकते हो पर किस पे? क्लास ऑफ पीपी, क्लास ऑफ एसेट्स, पूरे क्लास ऑफ एसेट्स पे लगना चाहिए. देखो, शुड अप्लाई दैट पॉलिसी टू एंटायर क्लास ऑफ पीपी. पूरे क्लास को पॉलिसी लगानी पड़ेगी. ऐसे नहीं बोल सकते कि एक क्लास में 2-3 बिल्डिंग्स है, मतलब 2-3 एसेट्स है सेम, तो सेम एसेट्स मतलब एक क्लास हो गया. तो इसको ये मॉडल लगाया, उसको ये मॉडल लगाया, नहीं चलेगा. एक क्लास के एसेट्स होंगे तो उनको एक ही मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा. एक क्लास मतलब सिमिलर नेचर के एसेट्स. ठीक है, सिमिलर नेचर के एसेट्स, तो उनको वही करना पड़ेगा. बाद में रिवैल्यूएशन मॉडल देखा था. रिवैल्यूएशन मॉडल होता क्या है? रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब तुम्हें रिवैल्यू करना है एसेट को. तो रिवैल्यूएशन मॉडल में देखा था कि आइटम ऑफ पीपी का फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो उसको रिवैल्यूड फिगर्स पे तुम ला सकते हो. फेयर वैल्यू मेजर करते आना चाहिए रिलायबली. हाँ, डीकमिशनिंग में, हाँ अगर कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ अलग अलग है तो कंपोनेंट मेथड अपना, पर अगर यूजफुल लाइफ सेम है तो इकट्ठा कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, चलो. तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे थे. रिवैल्यूएशन मॉडल ने क्या बोला कि अगर फेयर वैल्यू पता है, फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो फिर तुम रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हो. रिवैल्यूएशन मॉडल की फ्रीक्वेंसी भी बता दी गई. अगर बहुत वोलाटाइल है, बहुत चेंजेस है, तो एन्युअली कर सकते हो, नहीं तो 3 to 5 ईयर्स में तुम रिवैल्यू कर लेना. पर रिवैल्यू करना ये क्या बोला, मतलब अगर डिफर कर रहा है फेयर वैल्यू से तुम्हारी कैरिंग अमाउंट, तो रिवैल्यू करना जरूरी हो जाएगा. इसने पहले ये बोल दिया कि अगर फेयर वैल्यू से कैरिंग अमाउंट थोड़ी कम ज्यादा, डिफरेंस ज्यादा हो जाए तो रिवैल्यू करना जरूरी है फिर तुम लोगों को. ठीक है, तो ये था रिवैल्यूएशन का फ्रीक्वेंसी. ट्रीटमेंट भी देख लिया था अपन लोगों ने कि ट्रीटमेंट मतलब क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे. रीवैल्यू मतलब फॉर एग्जांपल एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, 1000 से हो रही 1500, तो कैसे इंक्रीज करूं. तो इसमें 2 ऑप्शन थे. तुम्हारा ग्रॉस कॉस्ट माइनस डेप्री WDV दिख रहा होगा, तो सबको प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दो, है ना. 1000 से 1500 मतलब 50% बढ़ रहा है, तो कॉस्ट को भी 50% और डेप्री को भी 50% से बढ़ा दो. तो ये एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन क्या है?
पूरा अक्यूमुलेटेड डेप्री किस में डाल दोगे? मशीनरी में, मतलब मशीनरी डब्ल्यूडीवी पे आ जाए और फिर जो प्रॉफिट है, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है, उसको रिकॉग्नाइज कर लो। तो ये दूसरा ऑप्शन दिया गया था, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, क्या इसको हमेशा के लिए पढ़ने दूंगा बैलेंस शीट में? उसमें भी दो ऑप्शन, क्या दो ऑप्शन दिए उसमें? एक तो जितना एक्स्ट्रा डेप्री लग रहा है, जैसे अपने वाले एग्जांपल में देखो, नया रिवैल्यू करने का 150 डेप्री लग रहा था और पहले 100 ही लग रहा था, तो 50-50 डेप्री एक्स्ट्रा लग रहा है हर साल। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से हर साल 50-50 क्या कर सकते हो तुम? रेवेन्यू रिजर्व में डाल सकते हो, फ्री रिजर्व में डाल सकते हो, पीएनएल के थ्रू नहीं है, पीएनएल में नहीं जाना चाहिए, पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा, रिवेन्यू रिजर्व में डायरेक्टली डाल सकते हो 50-50। या तो एसेट बेच दो, एसेट जब भी बेचोगे तब पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या कर देना? उठा के डाल देना रेवेन्यू रिजर्व। तो ये दो ऑप्शन दे दिए गए कि दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन तुम फॉलो कर सकते हो। इसके बाद देखा कि रिवैल्यूएशन कैसे करोगे, रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट क्या होगी। अगर इनिशियली बढ़ रहा है तो किस में डालोगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व। फिर से बढ़ गया, फिर से रिवैल्यूएशन रिजर्व। इनिशियल इंक्रीज के बाद डिक्रीज हुआ, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज होगा और फिर पीएनएल यूज होगा। परफेक्ट। और अगर इनिशियल डिक्रीज हो जाए तो पीएनएल, फिर से डिक्रीज हो जाए तो पीएनएल, इनिशियल डिक्रीज के बाद इंक्रीज हो जाए तो पीएनएल ने जितना झटका खाया था उतनी सहानुभूति उसको मिलेगी, फिर बचा हुआ रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। परफेक्ट। फिर आगे बढ़े थे, डेप्रिसिएशन शुरू किया था। डेप्रिसिएशन में 3 मेजर चीजें हैं जो समझना इंपॉर्टेंट है। एक है कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कंपोनेंट मेथड मतलब एक पीपीई में अलग अलग कंपोनेंट्स करके देखना, अगर अलग अलग यूजफुल लाइफ है तो अलग अलग डेप्रिसिएट करो, ठीक है। मतलब डेप्रिसिएबल अमाउंट एक साथ माइनस कर देना, पर कैलकुलेशन अलग अलग करो, कैलकुलेशन अलग अलग करो। क्यों? क्योंकि यूजफुल लाइफ अलग अलग है, तो एक साथ उसको डेप्रिसिएट करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बाद देखा कि कमेंस कब करना है डेप्री? व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। एसेट अगर अवेलेबल फॉर यूज हो जाए तो डेप्रिसिएशन कमेंस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सीज कब करोगे डेप्रिसिएशन, बंद कब करोगे? जब रेसिडुअल वैल्यू एक्सीड्स, भूल गए, रेसिडुअल वैल्यू एक्सीड्स कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट से ज्यादा रेसिडुअल वैल्यू हो जाए, मतलब इक्वल टू या ज्यादा। मेरी रेसिडुअल वैल्यू 100 रुपए और कैरिंग अमाउंट पहुंच गई 100 तक, तो रेसिडुअल वैल्यू इक्वल्स टू कैरिंग अमाउंट हो गई ना, या तो उससे एक्सीड कर देगी और डेप्री चार्ज करोगे तो अगर ऐसे हो जाए तो डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे? रोक दोगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन सीज हो जाएगा। दूसरा बोला था क्या? When asset is retired from active use and held for disposal। हेल्ड फॉर डिस्पोजल मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने साइड में रखा हुआ है, और हेल्ड फॉर सेल भी हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, तो उस केस में तुम डेप्रिसिएशन रोक देना। या तो जब एसेट डीरिकॉग्नाइज कर दो, डीरिकॉग्नाइज मतलब बेच दिया, तो बेच दिया तो डेप्री कैसे चार्ज करूंगा, तो बेच दिया तो डेप्री रोक देना। तो ये 3 चीजें बोली गई थी, पर ये दूसरी 2 चीजें थी अर्लियर ऑफ थी, मतलब इन दोनों में से कुछ भी एक हो जाए तो तुम डीरिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो डेप्रिसिएशन सीज कर सकते हो। ये सारी चीजें बोली, पर एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना, मैंने अगर सिर्फ आइडल पड़ी मशीनरी रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज कर दी तो उस केस में डेप्री बंद नहीं होगा, ठीक है। रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज के साथ साथ क्या होना चाहिए? हेल्ड फॉर डिस्पोजल होना चाहिए। परफेक्ट। तो ये डेप्रिसिएशन वाला था। इसके बाद मेथड देखा था, डेप्रिसिएशन मेथड। एसेट ऐसे नहीं बोलता है रिजिड कि यही मेथड लगाओ वही मेथड लगाओ, नहीं, ऐसा मेथड होना चाहिए जो क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, एक वर्ड चाहिए मुझे तुमसे, जो रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारा कंजम्पशन पैटर्न, बेनिफिट का पैटर्न, ठीक है। देखो यहां पे दिया हुआ है वो, द डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड। बेनिफिट का पैटर्न कैसा है? डेप्रिसिएशन मेथड ऐसा होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करना चाहिए तुम्हारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का पैटर्न, मतलब जिस वे में बेनिफिट मिल रहा है उस वे में डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। और डेप्रिसिएशन शुड बी अलोकेटेड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ पे सिस्टमैटिक बेसिस में डेप्रिसिएशन डालना पड़ेगा। तो ये 2 चीजें देखी, पर इसके बाद बोला क्या कि डेप्रिसिएशन मेथड एस्टिमेट था, तो हर साल क्या करो? रिव्यू करो। हर साल रिव्यू करो, क्या मैंने सही डेप्रिसिएशन मेथड लगाया या नहीं लगाया, और चेंजेस होंगे तो उसको अकाउंट फॉर कर लो, प्रोस्पेक्टिवली या रिट्रोस्पेक्टिवली? प्रोस्पेक्टिवली।
अकाउंट फॉर कर लो चेंज को प्रोस्पेक्टिवली, अभी से चेंज कर देना। मेथड बेस्ड ऑन रेवेन्यू अप्रोप्रिएट रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि रेवेन्यू मतलब प्राइस में इन्फ्लेशन फैक्टर भी होता है, तो उन्होंने बोला वो फैक्टर थोड़ा गलत हो सकता है, इसलिए मे नॉट बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं कि अप्रोप्रिएट है ही नहीं, मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, हो सकता है अप्रोप्रिएट ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए क्या बोल दिया गया? उसको अकाउंट फॉर करोगे सेपरेटली। क्यों किया पर ऐसे? क्योंकि लैंड की अनलिमिटेड लाइफ है पर बिल्डिंग की लाइफ लिमिटेड है, तो लैंड को डेप्रिसिएट नहीं करना है और बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना है, इसलिए दोनों को अलग अलग करने बोला। भले ही एक साथ अक्वायर किया हो पर दोनों को अलग अलग करने बोला फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस। लैंड के लिए कुछ एक्सेप्शन बोल दिए कि वो क्वारीज वगैरह अगर होंगे या साइट्स लैंडफिल्स होंगे जो पीपीए में फॉल हो रहा है तो उसको तुम एक्सेप्शन कर सकते हो, क्योंकि वो लिमिटेड पीरियड होता है तो उसको डेप्रिसिएट कर सकते हो। या तो लैंड की लाइफ लिमिटेड है, लैंड ऐसा है जिसकी लाइफ लिमिटेड ही है, तो फिर उसको डेप्रिसिएट कर सकते हो। ये दो एक्सेप्शंस बोल दिए थे। फिर रेसिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ क्या थे? एस्टिमेट, तो एस्टिमेट चेंज हो सकता है, तो एस्टिमेट को क्या करना बोला? रिव्यू करना। कब कब, कितने पीरियड में? हर फाइनेंशियल ईयर एंड में, हर फाइनेंशियल एंड में रिव्यू करने बोला कि एक फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो रिव्यू करो, क्या मेरा यूजफुल लाइफ उतना ही है, क्या मेरा रेसिडुअल वैल्यू उतनी ही है, ये रिव्यू करो और उसके बाद कुछ चेंजेस होंगे तो प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर कर देना। रिटायरमेंट्स में देखा गया है, रिटायरमेंट मतलब क्या? डिस्पोजल नहीं, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब मैंने हेल्ड फॉर सेल रखा, हेल्ड फॉर डिस्पोजल रखा है, मैंने रिटायर कर दिया यूज से रिटायर कर दिया। तो यूज से अगर रिटायर किया है तो मैंने क्या बोला था अभी, वो हेल्ड फॉर सेल हो गया है, तो हेल्ड फॉर सेल मतलब एक तरह से इन्वेंट्री जैसे, तो इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू कर रहे थे? कॉस्ट और एनआरवी विचर इज लोअर, तो इसको भी वैल्यू करेंगे कैरिंग अमाउंट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, क्योंकि यहाँ पे मोटिव भी चेंज हो गया, हेल्ड फॉर यूज से हेल्ड फॉर सेल हो गया, तो कैरिंग अमाउंट और एनआरवी विच एवर इज लोअर हो जाएगा। डी रिकॉग्निशन में क्या बोला कि अगर एसेट तुम्हारा डी रिकॉग्नाइज करना है, शुड बी डी रिकॉग्नाइज कब? ऑन डिस्पोजल, अगर तुमने बेच दिया इधर बाय सेल या लीज पे दे दिया, फाइनेंस लीज पे या डोनेशन दे दिया किसी को, तो तुम्हारा एसेट तुम्हारे पास से चला गया है तो उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो। और रिकॉग्नाइज कब किया था? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाली है, पर अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही ना हो तो क्या कर देना? डी रिकॉग्नाइज कर देना। ये एस ने बोला अगर गेन और लॉस हो डी रिकॉग्निशन पे तो ये कहा जाएगा पीएनएल में, है ना। ये तो हमेशा से डाल रहे थे, पर क्यों डाल रहे थे? क्योंकि एस ने बोला था। ठीक है, गेन और लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। इसके बाद देगा कि चेंजेस इन डीकमिशनिंग, डीकमिशनिंग रिस्टोरेशन लायबिलिटी में कुछ चेंजेस होंगे तो कैसे करोगे? अगर एसेट मेजर्ड है कॉस्ट पे, तो एसेट मेजर्ड है कॉस्ट पे तो सिंपल है, कॉस्ट को ही चेंज करना पड़ेगा। तो अगर प्रोविजन बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो एसेट के वैल्यू को बढ़ा दो और लायबिलिटी को बढ़ा दो। ठीक है, पर अगर लायबिलिटी गिर रही हो मतलब मेरा फायदा हो रहा है तो एसेट के वैल्यू को गिरा दो और लायबिलिटी को डेबिट कर दो। पर अगर एक्सीड कर जाए कैरिंग अमाउंट से, मतलब इतनी मशीनरी में वैल्यू ही नहीं है जितना मेरा फायदा हो रहा है, तो एक्स्ट्रा सरप्लस का डाल दोगे पीएनएल। ठीक है, ये एक बोल दिया। और रिवैल्यूएशन मॉडल अगर है, रिवैल्यूएशन मॉडल अगर है तो तुम्हारा फायदा इनकेस हो रहा है, मतलब लायबिलिटी कम हो रही है तो फायदा हो रहा है, तो ये फायदा कहाँ डालोगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालोगे, फायदा वहां पे डालना चाहिए। और अगर तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान हो रहा है, तो नुकसान को कहाँ डालोगे? पीएनएल में डालेंगे। ठीक है, ये बेसिक यहाँ पे एस नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खत्म होता है। देखो 10 मिनट भी नहीं लगते रिवाइज करने को, अगर एकदम टिप पे लर्न है तो। इतना फास्ट तुम्हारा होने वाला है, चार्ट से तुम्हारा ये नोट से इतना फायदा हो जाएगा। एंड में तुम्हारे सोचो 27 एस है, कितने फास्ट रिवाइज होंगे? 27 एस एकदम फास्ट रिवाइज होने वाले। ठीक है, चलो परफेक्ट, अभी आगे बढ़ेंगे। आज क्वेश्चंस करने वाले